बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क चैप्टर नंबर 15 मैं बड़ी डिटेल से आपको यह पढ़ाने लगा हूँ। एज्यूमिंग कि आपने पहले ये कभी नहीं पढ़ा। सर जी, वही बात वहाँ से शुरू करूँगा कि यार रिस्क का मतलब होता है व्हाट मे गो रॉन्ग, क्या खराबी हो सकती है। ठीक हो गया। और साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप उसके लिए क्या सिक्योरिटी कर रहे हैं, क्या निज़ाम बना रहे हैं, क्या मेजर्स ले रहे हैं कि वो वाला नुकसान ना हो। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन से रिस्क हैं? सर जी, मैंने आपको एक बार पहले जब पढ़ाया था तो ये बात कही थी कि यार जब हर चीज़ आईटी की तरफ चली गई है, सारा पैसा आईटी की तरफ चला गया है, सब लोग आईटी के ज़रिए अपने बिजनेसेस को ऑपरेट कर रहे हैं, सारे बैंक्स आईटी के ज़रिए लोन पैसे दे रहे हैं, ले रहे हैं, सब कंज्यूमर्स आईटी यूज़ कर रहे हैं, सारे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स आईटी की तरफ आ गए हैं, टीचर आईटी की तरफ आ गए हैं, तो भाई इससे रिलेटेड रिस्क भी आईटी की तरफ आ गया। आज आप देखिए, हम लोग क्लास में बैठे हैं, हम लोग को इस बात का रिस्क इतना नहीं है कि कोई बच्चा हमारी क्लास आगे फ्री में पढ़ लेगा, लेकिन इस बात का बहुत बड़ा रिस्क है कि कोई बंदा हमारा पोर्टल एक्सेस कर लेगा अनऑथराइज तरीके से। इस बात का बहुत बड़ा रिस्क है कि कोई बंदा हमारी वीडियो डाउनलोड करके यूट्यूब पर डाल दे और कहेगा मैं ये नेकी आप सबके लिए फैला रहा हूँ। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब थीम इसको ज़हन में रखना है। मैंने पूरी वर्कशॉप प्लान कर ली है, जो सारे चैप्टर्स को मिला के करूँगा इंशाल्लाह 3 घंटे में, उसको मैं पूरा करूँगा। रिस्क की सारी बातें उसमें बता दूंगा एक गो में। ये जो 4 जगहों पे एक बात लिखी हुई है, इसको एक बार बताऊंगा और पक्का, और उसके साथ आपको चीज़ें दे दूंगा कि यार ये कर लो। डाटा और रिस्क अगर आपने इस तरह से कर लिया, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। डन सर। अब उसमें ये वाला पोर्शन है, आपको ये बात समझाई कि यार साइबर सिक्योरिटी इन्वॉल्व बोथ टेक्नोलॉजी एंड पीपल। यार असल में निज़ाम है सिक्योरिटी, इसमें इंसान भी शामिल है और इसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है। टेक्नोलॉजी में फायरवॉल, एनक्रिप्शन और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, और जबकि पीपल में वो लोग हैं जिन्होंने वो रूल्स फॉलो करने हैं। तो भाई फिर साइबर सिक्योरिटी में अगला जो मेन काम है वो ये कि सेंसिटिव डाटा अनऑथराइज यूज़ ना करे, सेंसिटिव डाटा को कोई अनऑथराइज बंदा एक्सेस ना करे, यूज़ ना करे। फिर उसके अलावा इस चीज़ को इंश्योर करना कि आईटी सिस्टम ऑपरेट करता रहे विदाउट डिसरप्शन, जिसका मतलब ये है बिजनेस कॉन्टीन्यूटी प्लान। और मुझे याद है जब मैंने आपके साथ ये बात करने लगा था तो मैंने कहा था यार एक फिजिकल रिस्क है, रिस्क कौन से हैं? चोरी का रिस्क, टूट फूट का रिस्क है, या टेम्परेचर, फायर, इलेक्ट्रिक सर्ज, बिजली की फ्लक्चुएशन, या पानी का रिस्क है, यहाँ को बंदा अनऑथराइज यूज़ कर लेगा उसका रिस्क है, यहाँ को बंदा मैलिशियस सॉफ्टवेयर, कोई हसद के मारे, कोई गुस्से के मारे को सॉफ्टवेयर दे दे। हमारे यहाँ आम तौर पे एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं यार इसने तवीज़ कर दिया, इसमें होता है सर जी। वो जब ये फिजिकल वर्ल्ड में तवीज़ होता है, दूसरे को तरक्की करते देखकर उसके घर तवीज़ फेंक दे, उनके घर में लड़ाई हुई थी या कोई तूफान आफत कोई मुसीबत आई थी। सर जी, जिस किसी का सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा चल रहा होता है वो फिर वहाँ पर तवीज़ ही है सर, मेलवेयर, मेलिशियस अटैक कर दिया, उसका कोई सिस्टम में ख़राबी कर दी, मेलवेयर ख़राबी आ गया, सिस्टम डिसरप्ट हो गया, डाटा तब्दील हो गया, डाटा डिलीट हो गया, हैक हो गया, आपका डाटा का कंट्रोल जो है वो चला गया, आपके नेटवर्क में कोई बंदा पेनिट्रेट कर सका। सर ये सारे मसाइल हैं, और इसके लिए फिर क्या है, डिजिटल थ्रेट्स हैं ये, और इसके लिए साइबर अटैक्स हैं, डिजिटल थ्रेट है, अनऑथराइज एक्सेस है, और इसको बचाने के लिए क्या है, साइबर सिक्योरिटी है। सर जी ये सारी बातें आपके साथ की थी, और हाँ इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भैया रेलिवेंट इन टुडे अब सक्सेसफुल साइबर अटैक, जो साइबर अटैक होगा
अगर वो सक्सेसफुल है तो वो क्या करेगा, यहाँ आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, इसके से पैसों का नुकसान होगा, यहाँ आपका रेपुटेशनल लॉस होगा। आपके फेसबुक पे एक लड़की कहती है मेरा नंबर जो है वो लीक हो रहा है, पता नहीं मैं कोई बच्चे बहुत बदतमीजी करते हैं। दूसरी लड़की कहती है, तीसरी लड़की कहती है, और चौथी लड़की कहती है कि मैंने तो बिल्कुल नई सिम ली थी, मैंने ये नंबर सिर्फ SBI वालों को दिया था। अब SBI इस और एकदम वॉइस ये रेज होती है कि SBI के पास जो स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, उनसे नंबर लीक हो रहे हैं। तो क्या ये इदारे की रेपुटेशन पर क्वेश्चन मार्क है या नहीं? यस सर। भाई आप सेंसिटिव डाटा लीक हो रहा है, और सर समझ आ रहा है सर? रेगुलेटरी पेनल्टीज और ऑपरेशनल डिसरप्शन, 4 बातें, फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशनल डैमेज, रेगुलेटरी पेनल्टी है अगर लॉ की कंप्लाइंस ना की, यानी ऐसा टैग जिसकी वजह से आप नॉन कंप्लाइंट हो जाएं। नॉन कंप्लाइंट होने की वजह से आप पर जुर्माना आ जाएगा, आपकी रेपुटेशन खराब होगी, लोगों का एतमाद आपसे उठ जाएगा, आपको लीगल कॉम्प्लिकेशन में पड़ना पड़ जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दिस में बी द प्रॉब्लम। फिर ऑपरेशनल डिसरप्शन ये है कि सिस्टम में गो ऑफलाइन, इम्पैक्टिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्टिविटी। सिस्टम ऑफलाइन हो जाए और इम्पैक्ट होगा सर्विसेज और प्रोडक्टिविटी पे। फिर ग्लोबल एवोल्यूशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी लॉज एंड स्टैंडर्ड, एज द थ्रेट्स हैव grown सो टू हैज द रेगुलेटरी एंड स्टैंडर्ड। जी, जैसे जैसे चीज़ें ग्लोबलाइज हुई हैं, लॉज एंड रेगुलेशन भी ग्लोबलाइज हो गए हैं। सर जी ये आपका इंटरनेशनल लॉज हैं, निस्ट सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी है, फिर ISO 27001 है, फिर FATF है, ये ग्लोबल लॉज हैं और ये पाकिस्तानी लॉ हैं। क्या ये दोनों लॉज पर अमल करना जरूरी है? यस। इसका जवाब ये है कि यस। एक तरफ तो इंटरनेशनल ग्लोबल लॉज को कंप्लाई करना ज़रूरी है। आपके इनेक्जर्स में ISO 27001 शामिल है, आपके इनेक्जर्स में पीका भी शामिल है, SBB भी शामिल है, SCCP सिक्योरिटी भी शामिल है, और साइबर सिक्योरिटी, ये सारे रेगुलेशंस आपके इनेक्जर्स में शामिल है। हाँ, सबसे पहला इनेक्जर क्या है? कॉर्बेट इनेक्जर A, B, वो इनेक्जर A है, ये B है, और ये C है, और फिर ये और ये D है। तो भाई मैंने इन सारे इनेक्जर्स के हवाले से आपके साथ वीडियोस इंशाल्लाह शेयर कर देनी है। बस ये हमारी आज आखिरी क्लास है, अब वीडियोस शेयर हो जाएंगी। सर मैलिशियस सॉफ्टवेयर, अब इसकी बात कर लें। अब ये सारे आपके साथ बड़े डिस्कस किए थे। एडवेयर ये था कि फ्लड यूज़र, अनवांटेड एडवर्टीजमेंट इतनी ज़्यादा उसको फ्लड कर दे उसके साथ कि उसका सिस्टम की प्रोसेसिंग स्लो हो जाए। स्पाईवेयर जासूस है, आपके सिस्टम में पेनिट्रेट करके आपके क्रेडेंशियल्स ले जाता है। वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो अपने आप को लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर शो करता है लेकिन असल में होता नहीं है, और जब आपके सिस्टम में आ जाता है तो फिर स्प्रेड करता है। वर्म्स ये भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर है दैट स्प्रेड्स अक्रॉस नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरवेंशन, कंज्यूमिंग रिसोर्सेज एंड कॉजिंग सिस्टम फेलियर। ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेलवेयर है जो स्प्रेड होता है अक्रॉस नेटवर्क विदाउट यूजर इंटरवेंशन, कंज्यूमिंग रिसोर्सेज एंड कॉजिंग सिस्टम फेलियर। वर्म्स में ये वाली बात, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ट्रोजन हॉर्स की अगर मैं बात करूं तो मेलवेयर disguises as legitimate software that creates ways in unauthorized access। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये सर अपने आप को लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर शो करता है जबकि ये उस रास्ते से होकर अनऑथराइज एक्सेस ले लेते हैं। स्केयरवेयर क्या है? स्केयरवेयर ये यूजर को ये सोचता है, यूजर को ऐसे लगता है जैसे उसका सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया है, एक्चुअल में नहीं हुआ होता, और यूजर को मजबूर करता है कि वो फेक सॉफ्टवेयर बाय करे
जैसे आपको लगे कि आपको बीमारी हो गई, डॉक्टर खुद ट्रिक करे और उसको लगे आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं, उसको कोई चक्कर नहीं आ रहे, उसको कहा आपको चक्कर आ रहे हैं, बाद उसको चक्कर की दवाई भेज दी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ऐसे ही ये वाला सॉफ्टवेयर होता है, ये यूजर बिलीव करता है कि उसका सिस्टम इन्फेक्टेड है और उस बेस पर वो मजबूर करके उसको फेक सॉफ्टवेयर भेज देता है। सर ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर की जब आज तक जितनी बार बात हुई उनसे मुराद ये सारे साइबर क्राइम। मुझे याद है ये सारी बातें मैं आपके साथ पहले कर चुका हूँ, क्विकली करवा देता हूँ। साइबर स्टॉकिंग क्या है? किसी को धमकी देना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। फिर फॉर्जरी क्या है? फेक डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। फिर सॉफ्टवेयर प्राइवेसी क्या है? अनऑथराइज पायरेसी, कॉपी कर लेना, अनऑथराइज कॉपी कर लेना। फिर साइबर टेररिज्म क्या है? द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू अटैक और डिसरप्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू अचीव पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स। ये साइबर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म। फिर फिशिंग क्या है? fraudulent emails or messages that trick user into revealing personal or financial information। फिशिंग आपके साथ ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें, हैकिंग बता चुका हूँ, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, हैक करना, दूसरे के सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस ले लेना। फिर डिनाइल ऑफ सर्विसेज है, इतने ज़्यादा ओवरलोड कर देना सिस्टम को ट्रैफिक के साथ कि वो अवेलेबल ही ना रहे। सोफिस्टिकेटेड अटैक में सलामी अटैक, डाटा डिल्डिंग, ईमेल स्पूफिंग और लॉजिक बॉम्ब्स, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए थे। इनसाइडर वो होता है कि आपका अपना मुलाजिम दी हुई अथॉरिटी को मिसयूज़ करे, और एक्सटर्नल ये होता है कि जहाँ पे हैकर जो आपकी कंपनी में काम नहीं करता वो आपके सिस्टम में पेनिट्रेट करे। ये सारी बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर था जिसमें मैंने बताई थी। हाँ, तीसरा लेक्चर था रिस्क का, यानी आपकी जो रिवीजन सेशन है इसके तीसरे लेक्चर में आएंगे। तो लास्ट में मैंने ये सारी बातें बताई थी। सलामी अटैक्स भी बताया था कि छोटी छोटी अमाउंट्स जो है वो अपने अकाउंट में, हर 50,000 मुलाजम है, हर मुलाजम के अकाउंट से 10 रुपये निकाल लिए तो आपने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में। डाटा डिल्डिंग क्या है? डाटा को जब डाटा प्रोसेसिंग में लगा होता है, अभी प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेसिंग की क्यू में लगा होता है, उस वक्त वो बड़ा वर्नरेबल होता है कि उस पर अटैक किया जाए, उस वक्त अटैक करना, और इसको कहते हैं डाटा डिल्डिंग। ईमेल स्पूफिंग का मतलब है कि ईमेल के सेंडर के नाम को मैनिपुलेट कर देना, ईमेल सेंडर एड्रेस टू डिसीव यूजर को, ऐसे लगे जैसे ये ट्रस्टेड सोर्स है जबकि वो ट्रस्टेड सोर्स है ना हो। सर स्ट्रेटजीज फॉर साइबर सिक्योरिटी डिफेंस। अच्छा, अब अगली बात आपके साथ करने लगा हूं, यहां पर एक इम्पोर्टेंट, यार आपके साथ प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव वाली बात हो गई थी ना। अच्छा, वो दूसरा प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स ये होता है कि आप किसी अनऑथराइज बंदे को अंदर आने ही ना दो, वो प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव मेजर में सबसे पहला क्या आ गया? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आप जो बंदा सिस्टम में अंदर आना चाह रहा है उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड लो और उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करो, फिर उसे एक्सेस दो। कॉमन ऑथेंटिकेशन मेथड्स क्या है? यूजर नेम और पासवर्ड। बाज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होती है। आप यूजर नेम और पासवर्ड के साथ एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए एसएमएस भी कर देते हैं उसके मोबाइल पर कि जनाब वो मोबाइल से देखें। तीसरे नंबर पे बायोमेट्रिक भी हो जाती है, फिजिकल कैरेक्टर्स टू वेरीफाई द आइडेंटिटी। आपने कभी अपना एटीएम कार्ड लेके जाना भूल जाएं, आप उस एटीएम मशीन में जाएं, आप बायोमेट्रिक करेंगे, वो आपको आपका नंबर भी पूछेगा, आपका पासवर्ड भी पूछेगा, तीनों चीज़ें टैली करेगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के जरिए आपको ट्रांजैक्शन करने देगा। सर समझ आ रहा है? तो ये होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिक। फिर एनक्रिप्शन है। एनक्रिप्शन क्या चीज़ है? डेटा को इस तरह से कन्वर्ट कर लेना
साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेना डाटा को। 1 मिनट यार आप दे दें, फिर उसके बाद अच्छा जी, एनक्रिप्शन क्या है? डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में लेकर आना, डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में लेकर चले जाना और फिर उसको डाटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में लेकर चले जाना। यानी जब डाटा आपने सेव किया है तो डाटा अनरीडेबल होना चाहिए, कोई बंदा उस डाटा को एक्सेस करे तो वो पढ़ ना सके, समझ ना सके। डाटा को कहीं भेज रहे हैं तो डाटा को एक बार एनक्रिप्ट करके भेजें ताकि दरमियान में अगर इंटरसेप्ट हो जाए, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, इंटरसेप्ट हो जाए तो कोई बंदा उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। ये एनक्रिप्शन है। वो कहते हैं एनक्रिप्शन बोथ इन ट्रांजिट और ओवर नेटवर्क जो है वो एनक्रिप्शन 2 तरह की होती है। एक होती है सिमेट्रिक एनक्रिप्शन और एक होती है एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन। सिमेट्रिक एनक्रिप्शन में ये होता है कि आप जिस चाबी से ताला लॉक होता है उसी चाबी से ताला खुलता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कुछ ऐसी चाबियां होती हैं, मैं ना अक्सर ताले देखे 2 तरह के ताले होते हैं। एक ताला हम लोग की शॉप पे लगा होता था, मुझे याद है, उसको ताला लगाने के लिए भी चाबी लगानी पड़ती थी, यानी चाबी से ताला लगता था और फिर उसी चाबी से ताला खुलता था। अब होता यह था कि अब एक एग्जांपल सुनना जिससे आपको ये बात समझ आएगी। 2 भाई हैं, एक ए और एक बी। ए शाम को दुकान बंद करता था और बी सुबह सुबह जाके दुकान खोलता है। ए जब शाम को दुकान बंद करता है ना तो वो चाबी से ताला लगाता था और फिर वो चाबी एक बंदे को देता था कि जाके दूसरे भाई के घर दे आओ ताकि वो सुबह टाइमली दुकान खोल ले। एक ही चाबी से ताला लगना, एक ही चाबी से ताला खोलना। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि दरमियान में चाबी का किसी 2 नंबर बंदे के हाथ लग गई तो वो सबसे पहले उसकी डुप्लीकेट बनवाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? और ए के आने से पहले पहले दुकान साफ सुथरी कर देगा। ठीक हो गया। केस नंबर 2, चाबी ए के पास है, बी ने जब शाम को दुकान बंद करनी है ना तो बी ने क्या करना है, सिंपल ताला लगाना है। उस ताले को लगाने के लिए चाबी नहीं चाहिए। और चाबी किसके पास है? ए के पास। चाबी ए के पास है, बी ए जाके ताला खोलता है, चाबी अपने पास रखता है, सारा दिन दुकान जाता है। शाम को बी क्या करता है, ताला लगा के घर आ जाता है। अगले दिन ए फिर घर आ जाता है, चाबी से ताला खोलता है। उसे पता है कि इस ताले की चाबी ए के पास है। केस 1 में जो सिमेट्रिक है इसमें चाबी भिजवानी पड़ती है। केस 2 जो एसिमेट्रिक है इसमें चाबी भिजवानी नहीं पड़ती। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये दोनों में मैंने आपको बिल्कुल देसी एग्जांपल देके समझा दिया है कि यार दोनों में फर्क क्या है। सर जी सिमेट्रिक एनक्रिप्शन का मोस्ट वाइडली एल्गोरिथम जो यूज होता है ये AES 256 है। हमने यही ब्लॉकचेन में भी पढ़ा है। हैश नंबर जब क्या हैश कैलकुलेट कर रहे थे, क्रिप्टोग्राफिक एनक्रिप्शन की जब बात करते हैं। और एसिमेट्रिक क्या है, इसमें 2 कीज होते हैं, एक पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की वो है जो सबके पास होती है और प्राइवेट की वही है जो सिर्फ उस बंदे के पास होती है। मेरा लॉगिन आप सबके पास है, आपने कोई किसी ने भी ईमेल करनी हो तो वो मुझे करेगा लॉगिन पर, वो मैं आपको लॉगिन शेयर करूंगा, लेकिन उसका जो पासवर्ड है वो सिर्फ मेरे पास होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये होती है एक पब्लिक की और प्राइवेट की। अब यहां पर एनक्रिप्शन में मसला क्या है? एनक्रिप्शन में मसला है कि जब चाबी भेजते हैं तो रिस्क है, और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन जो है इसमें पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। इसमें प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होता है और दिस मेथड रिमूव्स द नीड टू शेयर सीक्रेट की ओवर द नेटवर्क। जब मैंने एक बच्चे को, एक बंदे को ईमेल की, वो ईमेल एनक्रिप्ट होके जाती है और वो डिक्रिप्ट सिर्फ तभी होगी जब वो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसके अलावा वो डिक्रिप्ट नहीं होगी। सर इसको कहते हैं एसिमेट्रिक।
इसके अंदर भी अगली गेम है, वो कहता है एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन इज आइडियल फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, इट इज वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सिग्नेचर, सिक्योर ईमेल, एसएसएल और टीएलएस, एसएसएल और टीएलएस। सर जी एसएसएल क्या होता है? एसएलएल होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। सर जी यहाँ पर आ जाता है अभी ये सिक्योर सॉकेट लेयर, एसएसएल होता है और टीएलएस होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। वो कहते हैं आपने अक्सर देखा होगा HTTP लिखा होता है और कुछ जगहों पर HTTPS लिखा होता है। ये जो HTTPS लिखा होता है ना, ये S शो करता है कि ये सिक्योर है और ये जब डाटा को ट्रांसफर किया जाएगा तो एनक्रिप्ट करके किया जाएगा, जबकि HTTP जो है ये सिक्योर नहीं होता और डाटा को किस तरह ट्रांसफर किया जाता है? नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है और उसमें कोई बंदों से इंटरसेप्ट कर ले तो नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि वो बंदा अपना डाटा जो है वो डाटा सिक्योर यानी डाटा कॉन्फिडेंशियल नहीं देगा, कोई दूसरा बंदा उसका डाटा पढ़ लेगा, देख लेगा। तो HTTP और HTTPS जो है उन दोनों में ये फर्क है। ये देखो HTTP ट्रांसमिट्स द डाटा इन प्लेन टेक्स्ट, देखना भैया HTTP ट्रांसफर द डाटा इन प्लेन टेक्स्ट, जो कि ये क्या हो जाता है? वर्नरेबल हो जाता है टू इंटरसेप्ट एंड टेम्परिंग। और HTTPS क्या है? ये SSL और TLS को यूज करता है ताकि डाटा को एनक्रिप्ट करके भेजे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर फायरवॉल की अगर मैं बात करूं तो फायरवॉल मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। Next generation firewalls, which includes integrated intrusion prevention system and deep packet inspection to emerging threats and inspect encrypted traffic for malicious content. Sir, IPS क्या है? Intrusion prevention system. IPS है intrusion prevention system। फायरवॉल मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रूल्स। कौन सा है? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नेटवर्क्स। ये जो होता है ना नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल नेटवर्क, ये बात मैंने आपके साथ पहले भी की है। पहले सिर्फ फायरवॉल होते थे जो फायरवॉल डाटा में फायरवॉल को हम कॉन्फ़िगर कर देते कि फला तरह का डाटा होगा तो तुमने उसे अंदर नहीं आने देना। अब फायरवॉल के अंदर और क्या चीज ऐड हो गई है? इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी ऐड हो गया और डीप पैकेट इंस्पेक्शन, ये दो चीजें ऐड हो गई हैं उसके अंदर। यानी अब उसके अंदर सिर्फ फायरवॉल नहीं, उसके अंदर ये दोनों चीजें भी ऐड हो गई। ये ऐड होने से क्या होता है? अब वो कहता है ये फायरवॉल ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है और जो सोफिस्टिकेटेड थ्रेट्स होते हैं रियल टाइम में उसको ब्लॉक कर पाता है। उसको क्या कर पाता है? रोक पाता है, ब्लॉक कर पाता है। होस्ट बेस्ड फायरवॉल प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डिवाइस सच एज लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, while network based firewalls secure entire networks, defending against both internal or external attacks. डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग की बात करूं तो डिटेक्शन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी एंड हेल्प मिटिगेट पोटेंशियल ब्रीचेस बिफोर दे एस्केलेट। हाँ जी, मैंने प्रिवेंटिव मेजर्स में आपको क्या पढ़ा दिया है? आपको पढ़ाया है लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, फिर एनक्रिप्शन और तीसरा क्या पढ़ाया है? फायरवॉल। अब मैं डिटेक्शन और मॉनिटरिंग पे चला गया हूं। अब ये क्या है? ये डिटेक्टिव कंट्रोल कौन से होंगे? वायरस और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं, रिमूव करते हैं मेलवेयर को। फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, एक खास तरह का पैटर्न होगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको डिटेक्ट कर पाएगा कि भैया यहाँ पर फलां थ्रेट है, ठीक हो गया। और रियल टाइम स्कैनिंग चेक फाइल्स, ये वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं
रियल टाइम में फाइल्स को चेक करना, यानी जब इस वक्त आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, रियल टाइम में इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपके ऑपरेशन चल रहे हैं, उसी वक्त ही कोई डाटा आता है तो रियल टाइम में आप उसको ना सिर्फ डिटेक्ट कर पाते हैं बल्कि ब्लॉक भी कर पाते हैं। मॉडर्न एंटीवायरस टूल्स यूज मशीन। अब बेसिकली मॉडर्न एंटीवायरस टूल्स क्या यूज करते हैं? मशीन लर्निंग और एआई। मशीन लर्निंग और एआई को यूज करते हैं ताकि एनालाइज किया जाए अनयूजुअल सिस्टम बिहेवियर। सर जी देखिए, यहाँ तो एक खास तरह का पैटर्न है, यहाँ बिहेवियर है, और यहाँ अगर आपने इंटेलिजेंस से डिटेक्ट करना है कि ये वाला डाटा वायरस लग रहा है तो उसके लिए उसने एआई को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ये मॉडर्न एआई टूल मशीन लर्निंग करते हैं, ये अनयूजुअल सिस्टम बिहेवियर को देखते हैं जिसकी बेस पर ये डिटेक्ट कर पाते हैं जीरो डे अटैक और एडवांस मैलवेयर। इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रिवेंशन सिस्टम। इंट्रूडर कहते हैं अजनबी को, अजनबी के आने पर डिटेक्ट करना, वो सिस्टम जो उसे डिटेक्ट करता है उसे डिटेक्शन कहते हैं। वो जो उसे अंदर आने से रोक देता है उसको प्रिवेंशन सिस्टम कहते हैं, ब्लॉक कर देता है। और एक होती है बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन और एनॉमली डिटेक्शन इन मॉडर्न आईडीपीएस हेल्प आइडेंटिफाई अटैक्स इवन इफ डू नॉट मैच द सिग्नेचर। ये बड़ी कमाल बात है। एक तो आपने कह दिया डिटेक्ट करें, एक आपने कह दिया प्रिवेंट करें, तीसरा बिहेवियर की बेस पर। अच्छा, अब बिहेवियर की बेस पर कोई खास पैटर्न नहीं, बिहेवियर की बेस पर अगर कोई सिस्टम में कोई पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है उसको रोक। सर बिहेवियर की बेस पर कैसे हो सकता है? आओ मैं आपको एक बात बताता हूँ। सर 9 से लेके 5 बजे तक पिछले 10 साल में एक बंदा है, वो सुबह 9 बजे जाता है, शाम 5 बजे रहता है। एक दिन जिस दिन 31 दिसंबर थी, रात को 2 बजे एंट्री कर रहा है। ये अनयूजुअल है यार, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये इस तरह की चीजें बिहेवियर बेस पर डिटेक्ट होती। सर मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज डिकॉय सिस्टम। पढ़ाया था डिकॉय सिस्टम? नहीं पढ़ा? आओ सर मैं बताता हूँ। एक बंदा जनाब 4-5 उंगलियों में 5 सोने की अंगूठियां, यहाँ पर चेन फुल भारी सोने की पहन के ये बाय रोड पर फिर रहा। ठहर तो जा भी। वो जब पहन के फिर रहा है तो एक बंदा जो कि आम तौर पे वारदात करता है, कोई पिस्तौलें लेके चोरियां करते हैं, वो देखिए तो वो यार ये बड़ा अच्छा मौका है, इसको तो पकड़ो ना। वो जनाब वो फौरन जाके उस बंदे की सर पे गन रख के कहते हैं जी निकाल दो जो है। अब काशिफ ज़मीर जैसे ही हाथ खड़े करता है फौरन पुलिस आ जाती है और वो सारे चोरों को पकड़ लेती है। और वो हंस के कहते देखा हम तो जान के इसको बाहर लेके आए थे, हम चाहते थे कि चोरों को पकड़ें, चोरों को पकड़ें कि किस तरह से ये किस तरह से चोरी करते हैं, इनकी टेक्निक को भी देखेंगे और हम चोरों को पकड़ के निकालेंगे भी सही। यार मेरा पॉइंट, इस सिस्टम को इसको कहते हैं ट्रैप सिस्टम, हनी पॉट भी कहते हैं। चलो आओ फिर, अब जब बात चली तो एक मस्ती की बात ही सुन लो। हनी पॉट वाली बात सुनाई भी ना मैंने पहले भी? नहीं सुनाई? सर हुआ असल में ये है कि ये भाई को सारी अंदर की खबरें हैं। सर जी हमारे मुल्क के मशहूर राइटर हैं खलीलुर रहमान, इनको किसी खातून ने अप्रोच किया। इन्होंने कहा जी कि फलां बातचीत हुई, थोड़ी 2-4 दिन चैट हुई, तो उन्होंने कहा कि फलां जगह पर तुम मुझसे मिलने आ जाओ, रात 2 बजे का टाइम दिया। इन्होंने भी कहा यार बड़ा मुनासिब टाइम है, मैं जो पहले दिन में 4-6 दिन मिलता और फिर रात का टाइम करता, डायरेक्ट ही पहली बार ही रात का ही टाइम है। ये साहब वहाँ गए, जब वहाँ पर चले गए तो उन लोगों ने इसको पकड़ के मारा भी बड़ा और इससे पैसे पूसे भी ले लिए। अब ना ये हाँ करने जोगा है ना ये ना करने जोगा। इसको बोलते हैं कानून वैसे देसी हनी ट्रैप। तो बेसिकली ये ट्रैप करते हैं,
ये नक्कल उतार, ये अपने आप को एक कमजोर टारगेट बना देते हैं और फिर अटैक करते हैं पूरी। वैसे बहुत से केसेस में, ये तो एक मशहूर बंदा था तो हो गया, बहुत से केसेस में पूरी मुनज़्ज़म टीम्स होती हैं। अक्सर सुनते हैं कि वो जनाब वो खातून है, उसने इशारा किया कि जी मुझे आगे तक छोड़ दें, वो बंदे ने उसको अंदर बिठाया है, तो उसने जनाब वो आगे जाके तो उसके टीम के और लोग होते हैं उसके साथ जुड़ के तो ये सब करते हैं। तो मैं अपने बाशऊर कौम को समझाऊंगा कि खबरदार, ये बेसिकली ट्रैप्स होते हैं और इसमें आपने नहीं फंसना है, लिफ्ट ही नहीं देनी। हमने उस तरफ जाना ही नहीं है जिस तरफ से बंदा फंस जाता है। ठीक हो गया? तो ये जो वर्नरेबल अटैकर, ये बेसिकली जो अटैकर्स होते हैं ना, उनको अट्रैक्ट करते हैं और फिर जब अट्रैक्ट कर लेते हैं तो फिर उनको ट्रैप कर लेते हैं। अच्छा जी, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, इसकी बात काफ़ी ज़्यादा 16 और 17 चैप्टर में भी हुई है। बुनियादी तौर पे ये सिस्टम कलेक्ट करता है और कंबाइन करता है लॉग्स। ये एक ऐसा सिस्टम है जो मौजूदा सिक्योरिटी सिस्टम से सारा डाटा इकट्ठा करता है और फिर ढूंढता है कि कमी कजी कहां पर है और कहां से अटैक हो सकता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एक बंदा है जिसको हमने सिर्फ ये रखा हुआ है कि तुम जरा आगे पीछे देख के आओ, कहीं कोई मसला तो नहीं हो रहा। यहाँ से वो कैमरे भी देख रहा है, सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, पीछे वाले गार्ड से पूछता है, सबसे पूछ के मालूमात कर लेता है और फिर बताता है कि जी ये नीचे तो आपकी सिक्योरिटी ठीक है, शायद साथ वाली छत से कोई मजदूर इधर जंप मार के चोरी ना कर दे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कलेक्ट करता है और कंबाइन करता है लॉग्स और सिक्योरिटी इवेंट फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज। और ये जो सोर्सेज हैं आपके पास, फायरवॉल है, आईडीएस है, एंटीवायरस है, सर्वर्स है, एंड पॉइंट्स है, सारों से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और फिर ये एक ऐसा टूल है जो एनालाइज करता है डाटा को रियल टाइम में कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो उसको अलर्ट किया जा सके, कोरिलेट करता है इवेंट्स को फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी थ्रेट्स, सेंट्रलाइज्ड व्यू ऑफ ओवरऑल सिक्योरिटी स्टेटस देता है। सर जी, मॉडर्न सीम सिस्टम जो है ना वो एआई और मशीन लर्निंग को इस्तेमाल करता है ताकि थ्रेट को डिटेक्ट कर सके, प्रिडिक्ट कर सके, अलर्ट करे ऑर्गेनाइजेशन को। सर जी, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं जिनके ये ऐप्स हैं। सर जी, IBM की भी है, स्पंक एंटरप्राइज भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी है, आर्क ये HP वाले हैं इनकी भी है, लॉगरिदम की भी है। सर ये सारे करते एक ही काम है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया। अब जरा अगली बात आपके साथ करने लगा और वो क्या है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स। ये बुनियादी तौर पे क्या होते हैं, ये सेंट्रलाइज यूनिट होता है जो कॉन्टिन्यूस सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। सर जी देखिए मेरी बात सुने, ये इदारा 12 घंटे चलता है, 12 घंटे बंद रहता है, लेकिन बहुत से इदारे 24 घंटे चलते हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी भी 24 घंटे चाहिए होती है, ज्यादा अलर्ट वाली। यस, वेबसाइट्स 24 घंटे चलती हैं तो वहां पर भी सिक्योरिटी 24/7 चाहिए होती है। अच्छा, हमने एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाया जाता है जो कि डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्स करता है सिक्योरिटी इंसिडेंट को 24/7। डाटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना ऑर्गेनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। ये सीम्स और EDR एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स जो है उसके डाटा को यूज करता है। द SOC correlates events to identify unusual or suspicious activity. Mature SOCs have specialists in digital forensics and incident response to handle incident efficiency. अच्छा, अब ये ऐसा सिस्टम है, बेसिकली सेंट्रलाइज यूनिट है जो सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है 24/7 और ये सीम से और EDR से डाटा को हासिल करता है, इन टूल्स को यूज करता है डाटा को हासिल करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए अनयूजुअल सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। अच्छा जनाब, 2 टीम्स भी हैं, एक ब्लू टीम है और एक रेड टीम है। पुराने दौरों में आपने पढ़ा हुआ था
जब आप छोटे थे तो आप देखते थे कमांडो सेफगार्ड। कमांडो सेफगार्ड में एक ब्लू टीम है जिसका काम है कि जो थ्रेट जो अटैक कर रहा है उसको क्या करें, वो उसको डिटेक्ट करके उसका मुकाबला करें। और रेड टीम क्या करती है, और एक वो टीम है जो हमला करती है। हम जरा इन दोनों चीजों को देख लेते हैं। ब्लू टीम डिफेंस टीम है, ये मुकाबला करती है, सिक्योरिटी स्टेटस को मेंटेन करती है और इम्प्रूव करती है। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है फायरवॉल, मॉनिटरिंग सिस्टम लॉग्स, पैचिंग वर्नरेबिलिटीज, प्रोएक्टिवली डिफेंडिंग अगेंस्ट अटैक। सर जी ये 4 काम ब्लू टीम कर रही है। ब्लू टीम क्या कर रही है, कॉन्फ़िगरिंग फायरवॉल, मॉनिटरिंग लॉग्स, पैचिंग वर्नरेबिलिटीज और प्रोएक्टिवली डिफेंडिंग अगेंस्ट अटैक्स। और रेड टीम पहले पढ़ा दूं, रेड टीम वो टीम है जो झूठी मूठी चोर बनी हुई है। ये अटैक करती है ऐसे जैसे अटैकर ने अटैक करना होता है। जैसे हमारी 25 लोगों की टीम है सिक्योरिटी की, 5 लोग बुनियादी तौर पे खुद सिक्योरिटी की टीम ही है, उनको लगाया कि तुम चोरी करके दिखाओ। मेरा पॉइंट समझ आया। इसी तरह ही आपको पता है इदारे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 5-5, 7-7 लोग सिर्फ रखे होते हैं, खुद हैक कर रखे होते हैं कि हमारे सिस्टम को हैक करो। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। हम भी बच्चों को कहते थे, बच्चों आप में से जो बच्चा हमारे पोर्टल से वीडियो डाउनलोड कर ले उसको 5,000 रुपये इनाम। हमारा वीडियो हमारा पोर्टल डाउनलोडेबल नहीं है, और अगर आप डाउनलोड कर लें तो हमें समझ आ जाएगी ना कि हमारे सिस्टम की क्या वीकनेस है। आप कहेंगे जी मैंने डाउनलोड कर लिया, मैं कहूँगा आओ बैठो मेरे सामने करो डाउनलोड। आप जब डाउनलोड करेंगे मुझे समझ आ जाएगी कि यार ये तरीका है। हमारा करोड़ों का सिस्टम है, अगर आपको 5,000 देने से उसमें वीकनेस आइडेंटिफाई होती है, वो सिक्योर होता है, तो महंगा तो नहीं है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? दिस इज रेड टीम, समझ आई है? अगर आप इस तरह से वो मुख्तलिफ तरीके लगाकर डाउनलोड कर लें तो आप बुनियादी तौर पे रेड टीम का हिस्सा हैं। और रेड टीम ने ये भी देखना होता है कि ब्लू टीम चौकस भी है या नहीं है, सही तरीके से काम भी कर रही है या नहीं कर रही। स्पीयर, अच्छा वो कहता है, अब इसने बाकायदा लिखा हुआ है रेड टीम सिमुलेट, नकल करती है अटैक की, जैसे हैकर्स अटैक करते हैं। रियल वर्ल्ड अटैकर बिहेवियर को देखना टू फाइंड वीकनेस। Red team test how well the blue team and SOC detect and respond to threats. Common attacks includes spear phishing, privilege escalation, and lateral movement. Insight from red teaming help strengthen defense and improve incident response. Spear phishing, privilege escalation, or lateral movement. स्पीयर फिशिंग का क्या मतलब है? टारगेटेड ईमेल्स टू ट्रिक यूजर्स। स्पीयर फिशिंग होता है यूजर को ट्रिक करना कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे दें। प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है? गेनिंग हायर एक्सेस राइट्स देन अलाउड। और लेटरल मूवमेंट क्या होता है? मूविंग विद इन अ नेटवर्क टू फाइंड वैल्यूएबल टारगेट। ये 3 तरह के अटैक करती है रेड टीम। और ब्लू टीम का क्या काम है मैंने आपको बता दिया। तो यार समझ आ गया? लो सर, हम बेसिकली डिटेक्शन और मॉनिटरिंग पर है। थ्रेट इंटेलिजेंस वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट साइबर थ्रेट्स। सोर्सेज इंक्लूड्स इंटरनल मॉनिटरिंग, एक्सटर्नल थ्रेट फीड्स, collaboration platforms, and dark web. It helps organization anticipate attack and understand attackers' tactics. Organization can respond proactively to evolve threat using this intelligence. Traditional detection tool. ट्रेडिशनल डिटेक्शन टूल ये अगला है। वायरस और एंटीवायरस ये रूटीन के पुराने डिटेक्शन टूल है जिसके जरिए डिटेक्ट किया जाता है।
और यही डिटेक्शन टूल आज जो है वो एडवांस टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं, मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं ताकि डिटेक्ट कर सकें। इंट्रूजन डिटेक्शन और प्रिवेंशन पढ़ लिया, हनी पॉट्स और डिसेप्शन टेक्निक्स पढ़ ली। सर हनी पॉट्स तो याद रहेगा ना सर जी। आगे चलते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्स। सर जी वाकया इंसिडेंट रिस्पॉन्स बड़ी बार आपको पढ़ाया, वो एक ही बात ही है, वो आग लग गई है, आग लगने के बाद किस किस ने क्या करना है, ये आग लगने के बाद सोचना चाहिए या पहले ही प्लान करके रख लेना चाहिए? पहले ही प्लान करके रख लेना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट है यही कि यार जब आग लगे तो उस वक्त क्या करना है। सर जी अ वेल डिजाइंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी इंश्योर्स दैट organization can quickly contain, investigate and recover from attacks। पहले आ गया forensic analysis। Forensic analysis investigates cyber incidents and breach, help identify the root cause and extent of damage। Digital forensic team examines system, analyze log and trace attackers activity। फॉर फोरेंसिक, फोरेंसिक कहते हैं फ्रॉड को, फ्रॉड से फोरेंसिक निकला है जी। फ्रॉड को डिटेक्ट करना, इंसिडेंट को डिटेक्ट करना, इंसाइट लेना और अल्टीमेटली अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना। रिकवरी प्लान ये है कि जो खराबी हो गई है, आग लग गई है, फौरी तौर पे उससे अपने आप को निकालना, चीज़ों को साफ करना और दोबारा बिजनेस को कंटिन्यू करने की तरफ लाना और डिजास्टर से रिकवरी होना। फिर पोस्ट है, सब कुछ हो गया, क्लासेस कंटिन्यू हो गई, अब आराम से बैठ के सोचना यार हमें सिस्टम में क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती तो ये प्रॉब्लम ना होती, या क्या क्या चीज़ें होती तो नुकसान कम होता। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। जब प्रॉब्लम हुई तो क्या हुई, फिर फ्यूचर में इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, रिकवरी कैसे की जा सकती है, और सब कुछ होने के बाद पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस क्या है। सर ऑटोमेटेड सिक्योरिटी। ऑटोमेटेड सिक्योरिटी रिड्यूस ह्यूमन एरर, ensure consistency in applying security policies and accelerate incident detection and response। Standardized security protocols। automated security का मतलब है ऑटोमेटेड सिक्योरिटी से मतलब है हेल्प रिड्यूस ह्यूमन एरर्स, एंश्योर कंसिस्टेंसी इन अप्लाइंग सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड एक्सेलरेट इंसिडेंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। फिर ऑटोमेटेड टूल्स कैन स्कैन सिस्टम। आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली इस तरह का हो कि वो नेटवर्क को स्कैन करे, वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट करे, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर उसमें जो कमी है उसको देखे। फिर सेल्फ हीलिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिकली माइनर प्रॉब्लम्स को फिक्स भी कर रहा होता है। और ये वाली जो मॉनिटरिंग है ये वन ऑफ नहीं होती बल्कि कॉन्टिन्यूअस होती है। सर ऑटोमेटेड इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान जिसको जी ये इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान है। यहाँ पर ना एक चीज़ और देखिए, वो कहता है यार आप ना अगर आपका सिस्टम कोई अफेक्टेड है, किसी सिस्टम में वायरस आ गए तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस सिस्टम को बाकी सिस्टम से डिटैच कर दें, आइसोलेट कर दें, ताकि वो वाला वायरस पूरे नेटवर्क में ट्रेवल ना करे। इसको कहते हैं क्वारंटीन। यार आप कोरोना में सुनते थे ना क्वारंटीन, ये वो अफेक्टेड सिस्टम को फोरेंसिक एनालिसिस करें, कहाँ से आया, स्टेक होल्डर्स, ब्लॉकिंग मिलिशियस ट्रैफिक। सोर बुनियादी तौर पे प्लेटफॉर्म है जो रिड्यूस करता है मैनुअल एफर्ट को और हेल्प करता है मैनेज लार्ज स्केल इफेक्टिवली। अच्छा जनाब अब अगली बात आ गई। हाँ शुक्र है थोड़ा सा टॉपिक कुछ चेंज हुआ है, ये सारी बातें मिलती जुलती थी लेकिन एक बात बड़ी अहम है। सर जी मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि मैं एक ऑप्शन तो ये है कि मैं 3 कार्ड रखूं, 3 कार्ड को सिक्योरिटी 3 तरह के वो दूं, पिस्टल दूं, उन्हें बिठाऊं, उन्हें सारा समझाऊं और फिर भी रिस्क रहता है कि ये नैले हैं। एक और तरीका भी है, एक और तरीका भी है, मैं एक सिक्योरिटी कंपनी से रब्ता करूं जिनके पास एक्टिव लोग मौजूद हैं, जिनको काम भी आता है, जिनके पास असला भी जदीद है, जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं, वो सिक्योरिटी दें।
वो समझ आ रही है? ये जो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी देती है इसको कहते हैं मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर्स। वो कहता है ये जो लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं कहते हैं आपको क्या हो गया, सिक्योरिटी हम पे छोड़ दें, आप अपना काम ध्यान से करें, आप अपनी सेल्स करें, आप अपने ऑपरेशंस पे फोकस करें, सिक्योरिटी हम कर लेंगे। सर मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर जो है थर्ड पार्टी फर्म्स है। सर जाहिर बात है जिसका काम ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उसके पास असला भी चालू होगा, लेटेस्ट होगा, गोलियां भी होंगी, अपडेटेड भी होगा, फिर सिक्योरिटी का काम भी उन लोगों को ज़्यादा बेहतर आता होगा जिनका काम ही सिर्फ यही है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भैया ये मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर जो है ना ये स्पेशलाइज्ड थर्ड पार्टी फर्म्स हैं जो डिलीवर करते हैं, दैट डिलीवर्स outsource monitoring, management and response service for an organization cyber security infrastructure, MSSP। ये एक्सेस ऑफर करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को एडवांस टूल्स एंड 24/7 प्रोटेक्शन। Resources that are often too costly or difficult to maintain in-house, especially for small and medium-sized enterprise। 24/7 थ्रेट मॉनिटरिंग होगी। आपके सर उस इदारे ने एक्सपर्ट भी रखे होंगे, 3 बंदे तो आपके पास भेजता है, खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई बंदा बदमाशी करे तो हम उन्हें फ़ोन करेंगे तो वो अपना कमांडो भेज देंगे, कमांडो ये बदमाश की हुआ निकाल देंगे। यार मेरा उनके पास एक्सपर्ट्स हैं जो जिनका काम है मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, कॉस्ट एफिशिएंसी है। जाहिर बात है हमें सस्ता इसलिए पड़ेगा कि हम उनसे बंदे मुआ के उनसे काम कर रहे हैं। अगर हम कमांडो खुद रखें तो कमांडो तनख्वाह लेगा 1.5 लाख रुपए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। फिर सारे बंदे रखना, उनको रहने सोने की जगह देना, स्टाफिंग करना, वो लंबे चौड़े कामों की बजाय क्या कर लें हम थर्ड पार्टी से बात कर लें। स्केलेबल है, हालात बिल्कुल ठीक हैं तो क्या कर लेंगे 2 लोगों के साथ ही कोऑर्डिनेट कर लेंगे। 3 लोगों की बजाय बंदे, वो कहता है उनको कहेंगे वो 3 की बजाय बंदे 2 करें एक दिन में ही, अगले दिन में। सर जब आप सिक्योरिटी सर्विसेज लेते हैं तो आपका दिल चाहे सिक्योरिटी सर्विस बढ़ा दें, सिक्योरिटी सर्विस कम कर दें। याद है सर्वर अटैच हो जाते थे, सर्वर लैदा हो जाते थे वेबसाइट पे, ईद दिनों में जब रश ज़्यादा होता था, नेटफ्लिक्स पे जब हफ्ता इतवार आती थी, याद है ना? वही सब चीज़ें फिर यहाँ पर भी स्केलेबिलिटी पर अप्लाई होती हैं। कंप्लायंस सपोर्ट, सर यही लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस को भी इंश्योर करने की सर्विस देते हैं। टाइप्स ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड, SIEM सीम की सर्विस, इंट्रूजन डिटेक्शन की सर्विस, थ्रेट इंटेलिजेंस की सर्विस, रिस्पांस की सर्विस, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, पैच ओवरसाइट, फायरवॉल, डाटा लॉस प्रिवेंशन, क्लाउड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और कंप्लायंस। यार मोर और लेस ये सारी जो मसाइल है ना उसके हल उसने सारे इसमें लिख दिए रिस्क से रिलेटेड ना। अगर आप गौर करें तो सर रिस्क जो भी रिस्क है ना उसका हल, वो कहता है रिस्क का हल क्या है, या आप रिस्क है तो रिस्क के कंट्रोल्स क्या हैं, तो आप कहें जी मॉनिटरिंग करना और उसके लिए सिक्योरिटी मॉनिटरिंग और इवेंट मैनेजमेंट का टूल है। इंट्रूडर को डिटेक्ट करना और प्रिवेंट करना, थ्रेट इंटेलिजेंस, इंसिडेंट रिस्पांस, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, कोई कमी है तो पैच लगा देना, पैच इंस्टॉल कर लेना, फायरवॉल्स है, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट है, डाटा लॉस प्रिवेंशन है, क्लाउड सिक्योरिटी है और कंप्लायंस मॉनिटरिंग है। सर जी जाहिर बात है इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये सिक्योरिटी MSSP किस चीज़ को इंश्योर करेगा, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, आपके ऑपरेशंस बंद ना हो, ये असल बात है। एमर्जिंग सिक्योरिटी रिस्क, सर जी अब देखें ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, IoT भी है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, AI भी है। अब ये सारी चीज़ें जो नई वैरायटी आती जा रही है, आपके घर के अंदर जब आपके प्रेमिसेस में ड्राइव थी वहां पे ज्यादा रिस्क था, ये जो क्लाउड में डाटा सेव है वहां पे ज्यादा रिस्क है, क्लाउड में ज्यादा रिस्क है सर।
क्लाउड 100% क्लाउड में ज्यादा रिस्क है। आपने सिस्टम को बंद करके रखा हुआ तो बैठे बैठे उसके अंदर वायरस तो नहीं निकल आना, उसको कीड़ा तो नहीं लग जाना। लेकिन जो क्लाउड पे पड़ा हुआ है समहाउ वो तो हर वक्त वल्नरेबल है। सर आईओटी इतनी ज्यादा इंटरनेट डिवाइसेस हैं आपके साथ कनेक्टेड है, आपके सिस्टम के साथ, रिस्क है। किसी भी डिवाइस के जरिए नेटवर्क को एक्सेस किया जा सकता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जो डिवाइस आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, किसी भी डिवाइस के जरिए इंटरनेट को कनेक्ट किया जा सकता है, नेटवर्क से कनेक्ट किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में, आईओटी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दे एनकाउंटर न्यू एंड इवॉल्विंग रिस्क। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या रिस्क है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें ना दो टॉपिक्स मिक्स हो रहे हैं, एआई से रिलेटेड रिस्क। इसने तीनों के टॉपिक की हेडिंग दे के किया है, एक एआई रिलेटेड रिस्क, एक आईओटी डिवाइस रिस्क, एक क्लाउड कंप्यूटिंग रिस्क। ऐसा ही है ना? जब ये सवाल आना ना क्लाउड कंप्यूटिंग का तो आपने सोचना है ये तो भाई 11वें चैप्टर में से आया इधर से होना। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? रिस्क ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सर जी रिस्क क्या है? बाइस्ट। आप बात करें ना यही एआई से यहूदियों की, वहीं पे वो खोटा हो जाता है, बाइस्ट हो जाते हैं, न्यूट्रल नहीं रहते। आप बात करें एआई से कि टेक्नोलॉजी के नुकसानात क्या हैं, उस पर भी वो मुनासिब सी बात करते हैं। यहाँ पर वो बाइस्ड है, एल्गोरिदम ही बाइस हो जाता है। बाज़ औक़ात एआई मॉडल कैन इनहेरिट बाइस फ्रॉम द ट्रेनिंग डाटा। बाइसेस की वजह से बाज़ औक़ात अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजंस हो जाते हैं। आपने 4 बार सीट के लिए बंदा रखा और मेल रखा है तो सिस्टम समझता है कि इनको मेल ही रखना है और वो बाइस हो जाता है, और फीमेल की जगह भी बनती है तो भी मेल ही सजेस्ट कर देता है। यस ये है मसला, क्योंकि वो लर्न किससे कर रहा होता है? डाटा से। आपने उसको डाटा वैसा दे दिया जिस वजह से वो बाइस्ड हो गए। सर जी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, बाजों का तो एआई का एक प्रॉब्लम ये भी है कि सम एल्गोरिथम्स आर ब्लैक बॉक्सेस। वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसकी रीजन या लॉजिक नहीं बताते। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये भी एक बात है। अनएथिकल यूज ऑफ एआई। सर जी आज सबसे ज्यादा एआई पता है कौन यूज कर रहा है? सर वो यूज कर रहा है जिसने वायरस बनाना है। वो एआई कैन बी यूज फॉर अनएथिकल और हार्मफुल पर्पसेस, डीप फेक, ऑटोनमस वेपन्स, मैस सर्विलेंस। अब एआई, अच्छा इसका हल क्या है? फिर इसका हल भी एआई से ही निकलता है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये अनएथिकल यूज ऑफ एआई। अब वो कहता है ओवर रिलायंस ऑन ऑटोनमस सिस्टम। अब ये अगला मसला चौथा। ओवर रिलायंस ऑन ऑटोनमस सिस्टम का मतलब है आपका सिस्टम ऑटोनमस, खुद मुख्तार, आप ओवर रिलाई कर रहे हैं ऑन एआई सिस्टम। आप इंसानों की बजाय जब आप कोशिश करेंगे यार ये अब आपको पता है कि रोबो टैक्सीज हैं, ड्राइवर फ्री कार्स हैं, अब आप देखिए वहां पे इंसान नहीं है, लेकिन उस पर ओवर रिलाई करने से क्या हो सकता है? नुकसान भी हो सकता है। वो कहते हैं ऑटोनमस सिस्टम बाज़ औक़ात इनअप्रोप्रिएट डिसीजन कर देती है अनक्लियर सिचुएशंस में। सर इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं सर जी अब इसका हल क्या है? रेगुलर ऑडिट और बाइस डिटेक्शन, एथिकल एआई गाइडलाइन। वो जो प्रॉब्लम्स हैं उसी के ह्यूमन ओवरसाइट, अगर ओवर रिलायंस है तो ह्यूमन ओवरसाइट। ए भी अपनी मर्जी नाल ही चलता है आज। एक्सप्लेनेबिलिटी, सर जी 4 बातें कही थी, चारों ऊपर जो प्रॉब्लम्स किए थे उसी का ही जवाब दिया उसने। रेगुलर ऑडिट, अगर अनएथिकल है तो एथिकल है, और अगर ओवर रिलायंस है तो ह्यूमन हो, और वो कहते हैं ना ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तो उसका जवाब क्या है? एक्सप्लेनेबिलिटी एंड इंटरप्रेट। वो कहता है एक्स एआई अब आ गया जो बाकायदा एक्सप्लेन करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग रिस्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी से रिलेटेड क्या रिस्क है भैया? जितने ज्यादा डिवाइसेस
उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया अटैकर के लिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जितनी ज़्यादा डिवाइसेस उतना ज़्यादा सरफेस एरिया अटैकर के लिए कि वो सिस्टम पे अटैक कर सके। सर इन एडिक्वेसी ऑफ IoT डिवाइसेस के अपने कंट्रोल्स वीक होते हैं, सिक्योरिटी फीचर्स लिमिटेड होते हैं, फिर डिवाइसेस ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा, फिर डाटा प्राइवेसी कंसर्न। भाईजान आप देखें ना, आपका जो डोर लॉक है वो अगर IoT है और आप वॉइस से दरवाज़ा खोल रहे हैं और कोई बंदा आपकी वॉइस को पैटर्न आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक वॉइस जनरेट करके दरवाज़ा खोल लेते हैं, प्रॉब्लम है या नहीं? यस सर। सर ये क्या है? डाटा प्राइवेसी कंसर्न है। आप वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा IoT डिवाइसेस कलेक्ट करती है और बहुत सारा डाटा सेंसिटिव होता है जो कि आप वो कर सकते हैं। उसके लिए आपको एनक्रिप्शन ज़रूरी है और डाटा ट्रांसमिशन के दौरान भी वल्नरेबिलिटी होती है कि डाटा को अनऑथराइज्ड बंदा एक्सेस ना कर ले। बॉटनेट अटैक क्या है? अनसिक्योर IoT devices can be hijacked by attackers. Compromised devices are often used in botnet attack. ये क्या है सर जी? बॉटनेट अटैक एक ऐसा अटैक है बेसिकली, ये thousands of IoT devices to launch massive data denial of service attack. इसमें क्या होता है? रिस्क ये है कि कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस होती हैं ना, वो ऑफन यूज की जाती हैं बॉटनेट अटैक के लिए। बेसिकली ऐसा अटैक जो कि किस तरह होता है? डिनाइल ऑफ सर्विसेज जैसा होता है। यानी बॉटनेट मेराई बॉटनेट जो है टुक ओवर thousands ऑफ IoT डिवाइसेस टू लॉन्च मैसिव डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। अब वो अटैक कर देंगे thousands ऑफ IoT डिवाइसेस से ताकि वो डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक हो जाए। ज़ाहिर बात है जब इतना ज़्यादा लोड आएगा तो वो रेगुलर ऑपरेशंस उसके रुक जाएंगे। सर जी ये बॉटनेट अटैक है। इसकी मैं थोड़ी सी आगे बात करूं तो सर जी मैं ना अभी इसकी मिसाल देने लगा हूं बॉटनेट अटैक की। हाईजैक्ड बाय अटैकर्स। ये वो वाला अटैक, ये ना कमज़ोर कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइस होती, कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस होती हैं जो कि बॉटनेट अटैक किसी ऐसी डिवाइस को इस्तेमाल करता है जिसकी सिक्योरिटी पूरी नहीं होती। एग्जाम्पल लीजिए, ये वाला घर है, एक इसके साथ वाला घर है। इस घर की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। इसका एक दरवाज़ा है जो साथ वाले घर से कनेक्टेड है, साथ वाले घर की दीवार टूटी हुई है। तो मैं इस घर के अंदर घुसना चाहता हूँ तो मैं साथ वाले घर से होता हुआ घुस जाऊंगा। यानी मैं कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस को यूज के जरिए से बॉटनेट अटैक करूंगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जो डिवाइसेस हल्की हैं जिसमें सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है उनके जरिए से अटैक किया जाता है, उसे बॉटनेट अटैक कहते हैं। सर नेटवर्क को सेगमेंट कर दें। नेटवर्क को सेगमेंट करने का मतलब है कि आपको 1000 डिवाइसेस एक नेटवर्क में अटैच करने की क्या जरूरत है? 50 डिवाइसेस का नेटवर्क बना ले कि अगर आपकी मसला हो तो अपने नेटवर्क को सेगमेंट में तकसीम कर लें। अगर मसला हो तो 50 डिवाइसेस डिस्टर्ब हो, बाकी 950 ठीक रहें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये वो कह रहे हैं कि अपने नेटवर्क को सेगमेंट कर लें। All data transmitted and stored by IoT devices should be encrypted to prevent unauthorized access. Encrypting data both at rest or in transit ensures that even if the devices are compromised, sensitive information remains protected. Manufacturer and user should ensure that IoT devices receive timely firmware updates and patches to fix vulnerabilities. वो कहता है रेगुलर फर्मवेयर अपडेट करें, कोई कमी है तो उसको पूरा कर दें, डिवाइस को एनक्रिप्ट कर दें, नेटवर्क को सेगमेंट कर दें और ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल को स्ट्रॉन्ग कर दें। क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड क्या रिस्क है? क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन ठीक होनी चाहिए। विजिबिलिटी एंड कंट्रोल का मतलब है बाज़ औक़ात ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जिससे डिटेक्ट नहीं हो पाता कि प्रॉब्लम किधर है।
शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल का मतलब है सब लोग जिम्मेदारी ले और बड़ा क्लियर होना चाहिए कि किस बंदे की क्या जिम्मेदारी है। डाटा ब्रीचेस और इनसाइड थ्रेट्स हैं। और अगर मिटिगेशन की बात करूं तो जनाब क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर्स, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स जो उनके ज़रिए सिक्योरिटी का इंश्योर किया जाता है। मल्टी क्लाउड गवर्नेंस फ्रेमवर्क, अगर आपके एक से ज़्यादा क्लाउड है तो उन 2-3 क्लाउड में डाटा किस तरह मैनेज करना है, किस तरह हैंडल करना है, इसके लिए भी पूरे फ्रेमवर्क्स होते हैं, उसको अप्लाई किया जाए। रेगुलर क्लाउड की कॉन्फ़िगरेशन को ऑडिट किया जाए कि जिसके जितनी अथॉरिटी उसको उतने ही राइट्स मिले हुए या नहीं मिले हुए। और एनक्रिप्शन और डाटा मैनेजमेंट का मतलब कि सेंसिटिव डाटा को एनक्रिप्ट किया जाए जब वो सेव हो या जब वो इन ट्रांजिट हो। रेगुलर क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन ऑर्डर। अच्छा जी, एडवांस टेक्नोलॉजीज डिकॉय सिस्टम, ये तो आपने पढ़ लिया है। डिकॉय सिस्टम तो आपने पहले ही पढ़ लिया। ये वही है, आप खुद अपने आप को एक अटैकर बनाते हैं, आप अपने आप को एक वल्नरेबल चीज़ बना, कमज़ोर चीज़ बना के फिर आपने ये देखना होता है कि क्या अटैकर अटैक कर रहा है, ताकि आप उसके अटैक करने के तरीके को डिटेक्ट कर सकें। वो काशिफ ज़मीर वाली बात बस याद रखिएगा। फिर उसके बाद आ गया ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम। सर जी, आप ये वाली बात भी पहले हमने पढ़ी है कि भाई आपका डिफेंस का सिस्टम ऑटोमेट हो, जिसका मतलब है कि आप एडवांस एल्गोरिथम्स को यूज कर सकें टू डिटेक्ट थ्रेट, फिक्स वल्नरेबल और एंड रिस्पॉन्ड विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, एनहांस स्केलेबिलिटी, एंश्योर कंसिस्टेंट पॉलिसी एनफोर्समेंट एंड स्पीड अप रिस्पॉन्स फॉर टू अटैक्स। सर उसके बाद आगे आ गया ऑटोमेट वल्नरेबिलिटी स्कैनर। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्डाइज्ड तरीके हों जिससे आप अटैक को आइडेंटिफाई कर सकें, अपने सिस्टम को बेहतर बना सकें, अपडेट कर सकें, और स्केलेबिलिटी हो। यार जब वेबसाइट पर रश ज़्यादा होगा तब आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होगी, जब रश कम होगा कम चाहिए होगी। ये स्केलेबिलिटी का ये मतलब है। डिजिटल सिग्नेचर है कि भाई लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो जिससे पता चल जाए कि कौन सा बंदा, आप आइडेंटिफाई कर सकें पार्टी को, और ये डिजिटल सिग्नेचर है। सर स्मार्टफोन सिक्योरिटी, ये भी एक अच्छी बात है। वो आपको कहे भैया आज के दौर में तो आपका स्मार्टफोन क्या है, ये खुद मिनी कंप्यूटर है। आप डाटा को एनक्रिप्ट करें। इस यहाँ पर भी आपने देखे, आप कभी व्हाट्सएप पर बात कर रहे होते हैं, आपको मैसेज करते हुए वो लिख रहा होता है नीचे कि ये मैसेज एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये सिक्योर है। और वीपीएन को यूज़ करें। लोग क्या कर रहे होते हैं, आपको पता है, आप जो वाईफाई यूज़ कर लेते हैं कोई भी, वो सारा उसके लिए आपके मोबाइल में मौजूद डाटा को एक्सेस करना आसान हो जाता है। और आप मोबाइल एक पब्लिक वाईफाई को यूज़ करके अपनी बैंक डिटेल्स को खोल रहे होते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया। खैर आपके अकाउंट उतने पैसे नहीं होते तो खैर है, लेकिन इंशाल्लाह आज नहीं तो कल तो होने हैं ना। ये आदत पड़ी हो तो कल को 7 करोड़ भी पड़ा होता, आप उसमें भाई ज़रा वाईफाई का पासवर्ड तो देना। ठीक है, ये बात है। सर जी लेयर्ड सिक्योरिटी, बेस्ट प्रैक्टिस में लेयर्ड सिक्योरिटी है, फिर एनक्रिप्शन। यार ये अब देख लो, एक ही चैप्टर में कि 36 बार आ गया है। एनक्रिप्शन, फायरवॉल और मॉनिटरिंग। फिर यूज़र को एजुकेट किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, पासवर्ड को कैसे मैनेज करना है ये बताया जाए, और डिवाइस की यूजेज को सिक्योर किया जाए। ऑटोमेशन वाली बात भी बड़ी बार आई है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है, पैच मैनेजमेंट है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स ऑटोमेशन है। सर जी थ्रेट इंटेलिजेंस, प्रोएक्टिव डिफेंस का मतलब पता है क्या होता है? जी सर, उसकी थप्पड़ लगने से पहले ही अपने आप को अटेंटिव रखना और अपने आप को तैयार रखना। थ्रेट इंटेलिजेंस भी बुनियादी तौर पे ये है। रियल टाइम मॉनिटरिंग में सीम सिस्टम भी यही करता है, कॉन्टीन्यूसली स्कैन करता है और फ्रीक्वेंट रिस्क असेसमेंट, कॉन्टीन्यूसली रिस्क को असेस करें। सर शॉर्टेज, अब ये आखिरी बात है कि यार वो हमें ये कहता है, इस किताब में हमें बार बार यही कहता है
कि जनाब अकाउंटेंट जा रहे हैं, एआई आ रहा है, और आईटी वालों की देखना, कहता है आईटी वाले बंदे ही नहीं है, आईटी वाले बंदों की ज़रूरत है, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा। वो देख भाई, मैं क्या, देयर इज अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, डिमांड है, टैलेंट गैप है बुनियादी तौर पे। जितने ज़्यादा डाटा लॉस और रिस्क ब्रीच चीज़ है उतने बंदे नहीं हैं, और अगर हैं तो पैसे बहुत मांगते हैं। वो कहता है रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इंक्रीज अडॉप्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, रिमोट वर्क, IoT has expanded the threats, creating new demand for cybersecurity oversight. Evolving threat vector. Cyber threats are constantly evolving, requiring professionals with up-to-date skill. सर जी, lack of specialized IT training नहीं है, हाई बर्नआउट। सर जी, टेंशन वाली जॉब बड़ी है, 24 घंटे कभी भी कोई भी थ्रेट राइज हो सकता है, कोई भी अटैक हो सकता है, ये मसला है। अब इसका हल क्या है? पहला हल ये है, अपने इंटरनल टैलेंट को अपस्किल करें, उन्हें ट्रेनिंग दिलाएं। दूसरा, थर्ड पार्टी बंदों को बुला लें, वो जो MSSP पढ़ा है उन बंदों को बुला लें। लेवरेज मैनेज सिक्योरिटी सर्विस। तीसरा, AI और ऑटोमेशन टूल यूज़ करें। चौथा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। आपके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा भी नेफ्टेक का जो पूरा निज़ाम यहाँ पर हुआ है लाहौर में, कि यार पंजाब गवर्नमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को कोर्सेज करा रही है IT के, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। फिर आप हायर कर लें बंदे, और अपनी हायरिंग जो वो है ना, अपनी हायरिंग की रिक्रूटमेंट की पॉलिसीज़ को थोड़ा रिलैक्स कर दें। आपने जो कहा कोई तुम्हारा 18 साल का तजर्बा हो, कोई बात नहीं, 5 साल वाला बंदा भी चलेगा अगर हमारा काम कर दे। फ्लेक्सिबल कर दें, वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल कर दें। बैकग्राउंड, कि हमें सिर्फ मिसाल के तौर पे ऊंचा लंबाई बंदा चाहिए, कुछ छोटे कद का है उससे भी गुजारा कर लें। मिसाल के तौर पे डाइवर्स बैकग्राउंड, ऑफरिंग फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट टू अट्रैक्ट ग्रुप विद फ्यूअर मेंबर्स इन टेक्नोलॉजी। सर जी, ये आ गया, ले सर, कोशिश की। बहरहाल विद इन दिस चैप्टर आप सिर्फ ये देखें, बाकी सारी बातें छोड़ें, इस चैप्टर के अंदर कितनी रेपिटेशन है सर जी। अभी तो 14, 16, 17 को छोड़ भी देना, आप सिर्फ इस चैप्टर को ही देखें तो उसने 3 बार फायरवॉल की बात की है, 3 बार उसने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम की बात की है, 3 बार उसने SIEM सीम की बात की। और यार ये जो किताब बनाते हुए ये जो इन्होंने हरकत किया ना, ख़ासतौर पे आखिरी चैप्टर, इसको बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन हम पेपर तक इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें तो अपने बच्चों को तैयार करना है। उसके लिए इंशाल्लाह मैंने आपसे पहले बात की हुई कि एक वर्कशॉप करेंगे जो जिसका टारगेट ये है कि मैं ये वाला रिस्क ना आपको एक आसान सादा नोट्स बना के 4 चैप्टरों की समरी आपके सामने रखूं, जिसको आप पढ़ें और कहें कि हाँ यार ये वाला काम ठीक है। और सर समझ आ रहा है? ये अभी तो आप क्लास में बैठे हैं, इसको घर जाके पढ़ने लगे तो बंदा काफ़ी तंग हो जाता है और थक जाता है कि यार ये क्या बकवास है। और 7 बार उसने 7 मुख्तलिफ तरीक़ों से एक ही टॉपिक लिखा हुआ है, ये उसकी बड़ी अजमत है कि यार चलो 7 बार आपने एक ही बात की और 7 मुख्तलिफ तरीक़ों से की है, वो अपने अंदर एक प्रॉब्लम है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम रिवीजन हमारी ख़त्म हो गई है। आज 2 दिन एक्स्ट्रा तो हो गए, लेकिन मैंने कोशिश किया कि यार मैं अब दिल से 100% हर चीज़ कवर कराऊँ। लो सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। आपका शुक्रिया।